बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में हम रोज की तरीके से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और डिस्कशन के लिए हमने पीछे लिख रखा है बच्चों। इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि समय काफ़ी लग जाता है ना। तो आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। अभी स्टार्टिंग में आप सुन लें, फिर आप लिख भी सकते हैं पॉज करके, लेकिन पहले कोशिश करें कि आप भी, क्योंकि जो टेक्निकल वर्ड है उसको एक बार सुनना पड़ेगा ध्यान दी करके। वर्ड के साथ जब लिखा हुआ वर्ड भी दिखेगा और मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ेगी, तो इस दोनों स्थिति में आप उन टेक्निकल चीज़ों को आराम से समझ जाएंगे। राइट। तो हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ये बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता दी जाती है कि जितना भी पोटेंशियल की सीरीज बनी हुई होती है वो रिडक्शन की ही होती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज को लिखा गया होता है। यहाँ भी हम उसी को निकाल रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम रिडक्शन पोटेंशियल को एनर्जी से कोरिलेट किया है। तो जिनको ये बात नहीं समझ में आती है वो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये इसका ट्रेंड क्या होगा, है ना, m2 प्लस m, है ना। तो जैसा कि रिडक्शन पोटेंशियल में क्लास 11th में आपको पता है कि पहले ध्यान दीजिए, पहले ये ऑक्सीडाइज फॉर्म रखा जाता है, फिर ये रिड्यूस्ड फॉर्म रखा जाता है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो m3 प्लस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और m2 प्लस रिड्यूस्ड फॉर्म है ना। तो ये लिखने का एक रूल बनाया गया है, एक कन्वेंशन बनाया गया है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको जानना चाहिए। हालांकि जो बच्चा 11 में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि m+2 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है और m रिड्यूस्ड स्टेट है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो m3 प्लस ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है और m2 प्लस रिड्यूस्ड स्टेट है। राइट। तो यहाँ से जो है हम कुछ पॉइंट को देख सकते हैं। इसमें कुछ जरूरी पॉइंट हैं जिनको आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ऑल 3D सीरीज मेटल्स हैव नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट Cu। कॉपर की ही प्लस होती है, बाकी m2 प्लस से m में जाने पर, है ना, m2 प्लस से m में जाने पर निगेटिव वैल्यू ही होती है ना। निगेटिव वैल्यू का मतलब हुआ कि ऐसा करने पर हमें जो है हमें एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू का क्या सेंस है? पॉजिटिव वैल्यू का सेंस है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और निगेटिव वैल्यू का सेंस है वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। पिछले वाले लेक्चर में इसको डिटेल में हमने समझाया है। आज कुछ और जरूरी बातें हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट वैल्यूज ऑफ ई स्टैंडर्ड m2 प्लस m बिकम्स लेस निगेटिव, कम निगेटिव होता जाता है। उसका रीजन दिया गया है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी सेकंड इंक्रीज करेगी, है ना। आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन सेकंड, एंड सेकंड लेफ्ट टू राइट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसी वजह से m2 प्लस m बिकम्स लेस निगेटिव। तो ये कम निगेटिव होता जाएगा। देखो, अगर कम निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m2 प्लस से m में जाने पर, m2 प्लस से m में जाने पर हमें बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ आप समझे, फॉर mn Zn ni वैल्यू इज मोर नेगेटिव, है ना।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है, उसका रीजन बताया गया है। क्यों क्यों इसकी अधिक नेगेटिव है? Mn2 प्लस स्लैश Mn, इसका मतलब ये है कि Mn2 प्लस से Mn में जाने पर हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि Mn2 प्लस Mn में जाना ही नहीं चाहता। Mn2 प्लस है ना, Mn2 प्लस Mn में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो स्टेबल D5 स्टेबल कन्फिग्रेशन है ना। Zn2 प्लस Zn में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये D10 कन्फिग्रेशन है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Ni2 प्लस Ni है ना, इसका रीजन अलग से दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन ही इसको आप समझिएगा। Ni2 प्लस हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी इन 3D मेक्स इट स्टेबल इन +2 स्टेट, है ना। Ni2 प्लस की जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, Ni2 प्लस की हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो बहुत अधिक है, जो इसे Ni2 प्लस एक्वस स्टेबल बनाती है ना। अब अगर हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करें, हम ये मान करके चल रहे हैं कि पुरानी कुछ बातें आपको पता हैं, और नहीं तो आप ध्यान से सुनेंगे और दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे अगर आप, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। हो सकता है पहली बार में थोड़ा सा कम फील आए, अन्यथा एक एक पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना होगा। जैसे थर्ड पॉइंट, इसमें हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, चलो हम वैसे आंसर सफिशिएंट है। देखो ये सब क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है ना। ये सारे पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। आंसर बस केमिस्ट्री में एक एक शब्द में ही लिखना पड़ता है। हाँ, फील हमको तब आती है, उस चीज़ की समझ तब हमें होती है जब हमको उसके विषय में आगे पीछे डिटेल में पता हो। तो जैसे चलो एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी जो है एक क्वेश्चन भी लेंगे हम जो एनसीईआरटी ने दिया है। जैसे इस वाले पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करें, चलो इसको मिटा देंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि अब आप पॉज करके लिख लेंगे, है ना, पॉज करके लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर आप हमारा क्वेश्चन आगे देखेंगे। अब यहाँ तक बातें हो चुकी हैं, इस लास्ट पॉइंट को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर है Ni2 प्लस हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी इन 3D मेक्स इट स्टेबल इन +2 स्टेट। क्या मीनिंग है इसकी? जब ये +2 स्टेट में होता है तो इससे H2 मॉलिक्यूल जुड़ता है, और H2 मॉलिक्यूल जुड़ने की वजह से, है ना, जब ये +2 स्टेट में होता है तो H2 मॉलिक्यूल इससे जुड़ता है, और मींस +2 स्टेट में हाइड्रेशन यानी H2O मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा निकलेगा कि यहाँ से एनर्जी बहुत अधिक निकल जाएगी, तो वो फिर Ni में जाने की चेष्टा नहीं करेगा, Ni में जाने की इच्छा नहीं करेगा। चलो देखो लिख भी देते हैं, इस लास्ट स्टेटमेंट को लिख भी देते हैं, है ना। इस स्टेटमेंट को लिख भी देते हैं हम। तो देखो ये क्या सेंस है इसका, ये सेंस ये है कि ये Ni2 प्लस, तो अगर ये कहाँ आएगा, ये आएगा Ni में। तो सभी को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, है ना, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होगी।
अब दूसरी तरफ देखें आप, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात है, तो जैसे ये लिखा गया है Na2+, अब इसके चारों तरफ क्या इसको घेरेगा, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, है ना, ये H2O मॉलिक्यूल, सारे H2O मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको घेरेंगे, है ना। देखो ये H H H H H इस प्रकार से सारे H2O मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ सराउंडिंग करेंगे। अब चूंकि इसका पार्शियल नेगेटिव, हर ऑक्सीजन पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और यहाँ ये बांड बनेगा। तो ये जो बांड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, मीन्स यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा एच वाई कैपिटल लेटर एच स्टैंडर्ड, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से ये जो है रिलीज होगी, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी कहीं से, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, है ना। यहाँ से एक रिजल्ट निकल, इसको और एक्सप्लेन मैंने किया है, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये जो E है, एनर्जी E इज लेस देन डेल्टा एच वाई एट स्टैंडर्ड स्टेट, है ना। तो इसी वजह से Na2+ हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना, इसी वजह से ये क्या है, दिस इट मींस इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी Na2+ को स्टेबल बनाता है। Na2+ ये स्टेबल होता है, इसी वजह से Na2+ ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक बच्चों, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। यहाँ एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी ने दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किया जाएगा, आप इसे देख लें। फिर हम ट्रेंड इन M3+ to M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस चीज को देखेंगे, फिर नोट देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब यहाँ फर्स्ट में हम सब कुछ मिटा दे रहे हैं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है क्वेश्चन ये है कि Cr3+, है ना, Cr3+ and Mn3+। जैसे क्वेश्चन ये है, ये पूछा गया, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, और इतना सरल है कि चांस तो कम रहता है पूछे जाने का, लेकिन फिर भी हमको समझ में आना चाहिए, पूछा जा भी सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 1-2 साल नहीं पूछा जाता, फिर पूछ लिया जाता है, फिर 1-2 साल नहीं पूछा जाता, फिर पूछ लिया जाता, ऐसे उसमें भी करता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें आप, जैसे Cr3+, है ना, देखिए आप Cr3+, तो 24, है ना। तो जैसे सिंपल क्या है, Cr3+ कहाँ पहुंचेगा, Cr3+ का मतलब होता है कि ये है D4, है ना, दिया गया है, और Mn3+, यू कैन से Cr3+ कितना हो, Cr2+, है ना, Cr2+। क्वेश्चन ये है D4 जो है 5 और 1 रहता है, तो 2+ पर ये 4 पहुंच जाएगा, Cr2+, तो ये D4 होता है। और Mn3+, ये भी क्या है, D4 है, है ना। और
ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है ना। तो ये कैसे काम करता है, ये जो है act as reducing agent, act as reducing agent, reducing agent। और ये जो है act as oxidizing agent, act as oxidizing agent, act as oxidizing agent, है ना। देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि Cr2+ में भी D4 है, Cr2+ में भी क्या है, D4 है, और Mn3+ में भी D4 है, Mn3+ में भी D4 है, यानी Cr2+ का कॉन्फ़िगरेशन भी D4 है, इसका भी D4 है। लेकिन ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन है क्यों, है ना, ये क्वेश्चन किया गया है ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, तो आंसर में आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग, अब ये लिखना नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब, ये तो आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी Cr2+ जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा, आप देखें Cr2+ -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, Cr3+। अब Cr3+ जो है वो स्टेबल है, Cr3+ का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये D3 बन जाता है, और D3 में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से मामला ये होता है, देखो ये नीचे वाला हाफ फिल्ड हो गया, T2G3 इलेक्ट्रॉन और Eg0, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मीन्स स्टेबल, है ना, हाफ फील्ड मीन्स स्टेबल, ये स्टेबल हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन है, अब देखो मैं बाद में जनरलाइज भी करूंगा, आपको ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से समझना है, तो मैं इस क्वेश्चन को जनरलाइज भी करूंगा। जैसे आप ध्यान दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, जो अपना जो इलेक्ट्रॉन ले ली, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन ले ली, यहां से देखिए, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ली, है ना, तो यहां ध्यान दें आप, जैसे Mn3+ है, Mn3+, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, यानी ये Cr2+ Cr3+ में जाना चाहेगा, Cr2+ Cr3+ में जाना चाहेगा, क्योंकि इससे ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। ये D4 जो है अनस्टेबल की कंडीशन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, Mn2+, और Mn2+ की सिचुएशन क्या है, D5, और D5 क्या है, हाफ फील्ड D है, हाफ फील्ड
डी हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड की वजह से क्या है, ये स्टेबल है ना। देखो यहां तुम यहां लिख सकते हो, हेंस इट एक्ट एज रिड्यूसिंग, इट कैन एक्ट एज, यहां पर लिख सकते हो आंसर। मान लो कभी ये वैसे सवाल ये 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी अगर ये 2 नंबर में पूछा गया तो यहां लिख सकते हो हेंस Cr2 plus can act as reducing agent, can act as reducing agent, यहां भी वही लिख सकते हो, hence Mn3 plus can act as oxidizing agent, यहां लिख सकते हो, है ना। तो ये रीजन है, ये आंसर है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन भी लिख दिया और क्वेश्चन करवा भी दिया, है ना। क्वेश्चन को भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन कैसे लिखा गया है, Cr2 plus and Mn3 plus both have D4 electronic configuration, but first one act as reducing agent and second one act as oxidizing agent. Why? या एक्सप्लेन। तो ये एक्सप्लेन कर दिया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। Cr2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम क्यों करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दी, Cr2 प्लस अपना इलेक्ट्रॉन दे करके Cr3 प्लस में चला जाएगा, तो D4 से ये D3 में आ जाएगा। D3 का जो मामला है, तो D3 हमें पता है कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग 2 पार्ट में होती है, Tg और T2g। T2g में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही सेम इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो लगभग बार पूछा जाता रहा है ना। जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं इस लेक्चर में कि यहाँ की एक एक लाइनें कीमती हैं, सरल हैं। पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जब एक बार आप यहाँ पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर जा कर के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सरल लगेगी। यहाँ पढ़ने के बाद एनसीईआरटी सरल लगेगी, फिर नोट्स को रिवाइज करेंगे तो दिमाग में ये बातें सेट होने लगेंगी और लंबे समय के लिए रुकेंगी भी। और यदि अगर आप ऐसा सोचते हो कि गुरुजी कुछ जादू कर देंगे, अभी तुरंत हमको सब कुछ आ जाएगा, तो मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है बेटा, और ऐसा जादू मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है ना। तो इसलिए जो है इसे बार बार प्रैक्टिस करके सोचना पड़ेगा, तब ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। ये अगली हेडिंग का डिस्कशन करेंगे अब हम, ट्रेंड्स इन द Mn3+2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इसको सिंबलाइज करके लिखा जाता है E स्टैंडर्ड M3+/M2+, क्या पढ़ते हैं इसको, E स्टैंडर्ड M3+/M2+, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्राइमरली ड्रिवन द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द रिजल्टिंग आयंस, है ना। तो कुल मिलाकर के इसका जो ट्रेंड है, इसका ट्रेंड किस, ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि इसका जो ट्रेंड है वो किसके द्वारा ड्रिवन है ना। ड्रिवन, प्राइमरली ड्रिवन, है ना। स्टेबिलिटी, देखो ये टर्म स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द रिजल्टिंग आयंस, जो भी आयंस हैं। अब एनसीईआरटी ने इन सारे आयंस के विषय में बातचीत किया है, तो हम भी बातचीत कर लेते हैं आपसे। ये सारे क्वेश्चन हैं, है ना। तो क्या ट्रेंड है इसमें, देखो आप इसकी वैल्यू लो होती है, उसका रीजन ये दिया गया है कि Sc3+, स्कैंडियम 21 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो मीन्स ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस Sc3+ कब पहुँचेगा,
Sc3+ का मतलब ये हुआ, देखो ये जो है Sc है ना, तो ये Sc है और ये 21 है, तो यहाँ से है ना यू कैन से 4s2 3d 4s2 3d1। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो 18 बचेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखा गया है। तो ये बता रहा है कि ये मोर स्टेबल है, यानी Sc3+ से Sc2+ में जाना नहीं चाहेगा, Sc3+ से Sc2+ में ये जाने की इच्छा नहीं प्रकट करेगा। ये लो है तो क्यों है, इसका दो रीजन दिया गया है, एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर ये मोर स्टेबल हो गया, वही बात दो बार लिख दी गई है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये हाई है, इसका मतलब कि ये इसमें नहीं जाना चाहेगा, है ना। तो रीजन क्या है कि ये Zn2+ जो है 3d के केस में 10 है ना, इट इज फर्दर टू ऑक्सीडाइज, है ना, ये जो है इट इज फर्दर टू ऑक्सीडाइज Zn2+ टू Zn3+, है ना। ये क्या है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। Zn2+ से जो है फर्दर ऑक्सीडाइज करना इसको, यानी यहाँ से जो है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी करवा देना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये दो रीजन इसके हैं। अब आप देखें ई स्टैंडर्ड Mn3+ Mn2+ ये भी हाई है, तो रीजन इसका साफ साफ है कि Mn2+ जो है ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है ना, तो ये रिलेटिवली हाई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ई स्टैंडर्ड B3+ B2+ ये लो है, रीजन उसका ये है कि B3 इज लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है देन B2+। तो B2+ में अगर आप देखेंगे तो 4s2 निकल गया होगा, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम यहाँ भी D3 ही बचेगा और D3 T2G3 में स्टेबल होगा, है ना। तो ये इसका रीजन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। ये 3 पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको कि आपको याद रखना होगा। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड d ऑर्बिटल्स often lead to greater stability, higher electrode potential, है ना। जब वो हाफ फील्ड होगा या फुली फील्ड होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को हटाना मुश्किल होगा, जिस वजह से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होगा, राइट। इन जनरल यह ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ये है कि इन जनरल Mn3+ टू Mn2+ इंक्रीज अक्रॉस 3d सीरीज। इसका मतलब कि लेफ्ट टू राइट हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका सीधा सा सेंस है, रीजन वही जैसे पहले लिखा गया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। रीजन जैसे इसमें लिखा था वैसे इसका भी रीजन है, और ये जनरल ट्रेंड है, 100% ट्रू नहीं है। यहाँ पर आप देख लें, more stable ions in aqueous solution will have more negative electrode potential। ये लाइन आपको याद होना चाहिए। अगर अधिक है ना स्टेबल आयन है इन aqueous solution will have more negative electrode potential, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक निगेटिव होगा। अधिक निगेटिव का क्या सेंस हुआ, अधिक निगेटिव का ये सेंस हुआ कि वर्क हमें करना होगा, क्योंकि जब डेल्टा जी की बारी आएगी तो ये निगेटिव रहेगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। यहाँ पर ये 3 लाइन कॉपर के विषय में और एक फेरिक के विषय में दी गई हैं। ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही वो आपसे पूछता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये 40 एलिमेंट ये है
और 28 एलिमेंट, ये है 68 एलिमेंट हुआ, है ना। कुल मिला करके 68 एलिमेंट हुआ, है ना। तो 68 एलिमेंट जो है, 68 एलिमेंट के हर एलिमेंट के विषय में हमको अलग अलग कैसे याद होगा भाई? देखो बहुत सिंपल सा मैं बहुत सिंपली आपको इसका आंसर दूंगा। अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। देखिए, एक बार में पढ़ने से नहीं याद होगा। पॉइंट नंबर 1, नोट्स बना करके रखें और उसे बार बार रिवाइज करें, है ना। पॉइंट नंबर 1, नोट्स बना करके रखें, बार बार रिवाइज करें। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि जो आपको याद करा दे बिना पढ़े, तो पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। अब जैसे यहाँ एक सेकंड पॉइंट आता है कि इतने ज़्यादा एलिमेंट हैं तो कितनी इंफॉर्मेशन हमको याद रखना पड़ेगा। तो भाई देखो, आपके पास एक पूरा सत्र समय मिलता है और 120 एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट के विषय में 2 से 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अगर मैं 5 इंफॉर्मेशन जोड़ लूँ तो फिर 120 एलिमेंट मैं मान लूँ, तो 12 पंचे 60, 600 इंफॉर्मेशन के लिए आपको, है ना, 400 दिन दिया गया है, 365 दिन। और ये 365 दिन ही नहीं होता, दो साल होता है ना। 11th का 1 साल, यानी 365 दिन वो हो गया, 365 दिन वो हो गया, है ना। अगर मैं 5 इंफॉर्मेशन जोड़ूं तो 12 पंचे 60, है ना, 12 पंचे 60, है ना। एक के लिए, है ना, तो 600, 12 पंचे 60, 120 एलिमेंट है। एक एलिमेंट के विषय में 5 इंफॉर्मेशन, तो 600 इंफॉर्मेशन हुआ। और आपको मिला कितना हुआ है दिन? 800 दिन मिला हुआ है। 11th और 12th मिला करके काउंट किया जाएगा वो, है ना। क्योंकि ये अब आप कहो गुरु जी 11th वाली चीज़ें हमें कहाँ नहीं पढ़ाई है। भाई देखो, अगर पुरानी चीज़ें क्लियर हैं तो ये सब सरल लगेगा, तो फिर उलझन ही नहीं होगी। और अगर पुरानी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो थोड़ा सा 1 बार 2 बार समझ लेना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला करके ये है मामला। जैसे मैं 600 इंफॉर्मेशन को अगर 10-10 इंफॉर्मेशन आप रिवाइज करें तो दूसरे महीने बाद फिर इंफॉर्मेशन का नंबर लग जाएगा। 10 केवल इंफॉर्मेशन रिवाइज करें आप रोज, और 10 इंफॉर्मेशन रिवाइज करने में मुश्किल से आपको, है ना, मुश्किल से बहुत कम समय। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल एकदम याद करके रखना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहले भी इसकी चर्चा हुई थी, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें मिस हमें लग रही थी, इसलिए यहाँ नोट करके बना दिया, है ना। कापर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए आप, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस aqueous rather than Cu प्लस is due to the much more negative hydration standard hydration enthalpy of Cu2 plus aqueous than Cu plus, which more than compensates for the ionization enthalpy second of Cu। मैं चाहूँगा कि ये क्या लिखा गया है, इसकी मीनिंग आप बार बार निकालें। एक बार आप मुझसे सुन लें। पहले ये कह रहा है कि Cu प्लस ये बहुत कम स्टेबल होगा, Cu2 प्लस ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि Cu प्लस से Cu2 प्लस जाने में भाई इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो वहाँ हमें एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन वापिस से जो H2O मॉलिक्यूल के जुड़ने से जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से यानी ये जो एनर्जी हमें देना पड़ा उससे ज़्यादा एनर्जी वो होगी जो निकलेगी। इसीलिए Cu2 प्लस बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है Cu प्लस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप बार बार इस बात को हमारे सुनेंगे घुमा करके, तो दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। अगला पॉइंट, एक इंफॉर्मेशन ही महज
Cu2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज I माइनस टू I2। ये बहुत बार यूज होगा, ऑर्गेनिक से लेकर के बहुत सारी जगह बहुत बार यूज होता है। ये Cu2 प्लस जो है ये आयोडीन को है ना ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको ऑक्सीडाइज करने का सेंस क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। ये कोई चीज ऑक्सीडाइज कब होगी, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन हटा देगी अपने ऊपर से। तो यहाँ देखो I माइनस में है ना, ये माइनस से ये प्लस में गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यानी अगर ये ऑक्सीडाइज होगा यानी इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, है ना। तो Cu2I2 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Cu जो है Cu2 किसमें है, +1 में है। Cu2 किसमें है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, प्लस I2। लेकिन ये बहुत अनस्टेबल होता है। उसका रीजन क्या बताया गया था, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ये Cu प्लस जो है फटाफट किसमें चला जाएगा, ये जो लाइन बताई गई, क्योंकि यहाँ Cu2 क्या है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि Cu प्लस स्वयं Cu2 प्लस में जाना चाहेगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। समस्या कब आती है, जब हमको कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब अगर कोई चीज़ अपने आप हो जा रही है तो फिर उस वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। जैसे आप इसको पानी में डालोगे, इसका +1 फटाका Cu2 प्लस में चला जाएगा, तो ये कंपाउंड रह ही नहीं जाएगा, है ना। और इसी सेम तरीके की एक इंफॉर्मेशन यहाँ है बच्चों कि Fe जो है, यहाँ पर देखोगे तो Fe +6 में है। यहाँ Fe देखोगे तो किसमें है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अल्कलाइन मीडियम में ये बनता है। कहाँ बनता है, याद रखना है कि इसका भी फॉर्मेशन अल्कलाइन मीडियम में बनता है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि ये कहाँ बनता है, तो अल्कलाइन मीडियम में बनता है ये, लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है। अब ये फटाफट ये रीअरेंज होकर के ये ऐसे टूट जाता है ना। तो ये मोटी मोटी बातें, मोटा मोटा इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ से जो है यू कैन से रिएक्शन बच रहा है। मीन्स रिएक्शन का मतलब अभी तो हम रिएक्टिविटी देखेंगे, फिर छोटे छोटे ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको बिना याद किए, यानी यहीं तक इस चैप्टर में अगर आप ध्यान देंगे तो बस सारा जो टफ पॉइंट है वो खत्म हो चुका है। अब इसके आगे जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरल होंगी, है ना। वो इन्फॉर्मेशन बहुत सरल होगी, बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। यानी इसके आगे ये चैप्टर और तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, है ना। यानी जो समस्या और जो टेक्निकल टर्म थे वो यहीं तक थे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बाद जो है वो टेक्निकल टर्म इस तरीके से नहीं रहेंगे, इन्फॉर्मेशन सामान्य रहेंगी। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली आपके दिमाग में सेट होंगी। हम टीचरों को भी पता है कि ये इन्फॉर्मेशंस बच्चों के दिमाग में सडनली सेट नहीं होती हैं, लेकिन जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे, लेक्चर को मन लगा के सुनेंगे, तो निश्चित रूप से याद होंगी। यानी स्वयं बैठ करके भी मंथन करना पड़ेगा, को रिलेट करना पड़ेगा। अब मुझे ये पता है कि देखो 40 मिनट हमको इसे पढ़ाने में लगा, है ना। जो 15-20 मिनट वही समय मैंने बचा लिया, 10-15 मिनट में लिख दिया होगा, है ना। तो यही अगर मैं लिखता तो ये जो 40 मिनट का वीडियो बन रहा है ये लगभग 1 घंटे 10 मिनट या 20 मिनट के आसपास पहुंच जाता कभी कभी, है ना। आपके साथ पढ़ाती हुई अगर इसको लिखता तो यही टाइम बचा। तो इसमें आप पॉज करें और मंथन करें, क्रॉस क्वेश्चन भी सोचें और फिर करें, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें सरल हो जाएंगी, इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हो जाएंगी।
कुल मिलाकर के इसके आगे मैं यही कहने वाला हूँ कि चैप्टर इसके आगे बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, राइट।